नमस्कार। नमस्कार। आज हम भाखड़ा नांगल बांध पर जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसका इतिहास है, कुछ तकनीकी बातें हैं और ये क्यों बनाया गया वो सब है। जी। कोशिश ये रहेगी कि इस बड़े प्रोजेक्ट की जो खास बातें हैं और कुछ दिलचस्प पहलू वो सामने लाएं। हाँ, क्योंकि भाखड़ा नांगल सिर्फ एक बांध नहीं है, ये आज़ाद भारत की आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग ताकत और शुरुआती उम्मीदों का एक बड़ा सबूत है। इस पर कई तरह से बात हो सकती है। तो चलिए शुरू करते एक बहुत ही प्रभावशाली बात से। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। 226 मीटर, करीब 741 फीट। हाँ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है ना। और वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे नव भारत का मंदिर कहा था, क्या ये बस एक कहने की बात थी या इसका कोई गहरा मतलब था? नहीं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। ये उस वक्त का जो माहौल था ना, उसको दिखाता है। अच्छा। देखिए, आज़ादी के ठीक बाद देश को ऐसे बड़े सिंबल्स की जरूरत थी जो दिखाएं कि हाँ, भारत अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बड़ी चीजें बना सकता है। हाँ, ये बात तो है। और ये बांध ये हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर है, सतलुज नदी पर। और इसके पीछे जो झील है गोबिंद सागर, वो सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर है। अच्छा, तो ये एक तरह से नए देश के कॉन्फिडेंस का प्रतीक था। अगर इसके इतिहास को देखें तो मैंने सुना है इसकी प्लानिंग तो आज़ादी से भी पहले शुरू हो गई थी। हाँ, कुछ शुरुआती आइडियाज ब्रिटिश टाइम के थे, पर असल काम शुरू हुआ 1948 में, जब नेहरू जी ने नींव रखी और 1963 में इसे देश को सौंपा गया। और ये आज़ाद भारत की पहली बड़ी मल्टीपर्पज नदी घाटी परियोजनाओं में से एक थी। मतलब सिंचाई, बिजली, बाढ़ कंट्रोल, सब एक साथ। और इसे ग्रेविटी डैम क्यों कहते हैं? मतलब क्या ये तकनीक खास थी उस समय? हाँ, देखिए, सतलुज का बहाव बहुत तेज है और वो जो घाटी है ना, उसकी जमीन की बनावट को देखते हुए एक ऐसा बड़ा भारी स्ट्रक्चर चाहिए था जो सिर्फ अपने वजन से पानी के भयंकर दबाव को रोक सके। अच्छा, मतलब कंक्रीट का वजन ही पानी को रोकता है। बिल्कुल, ये पूरा कंक्रीट का है और नीचे बेस पर बहुत चौड़ा है। ये उस समय की एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी, सच में। और शायद इसीलिए बाहर से मदद लेनी पड़ी। आपने बताया था कि अमेरिकी और कनाडाई इंजीनियर्स भी थे। हाँ, बिल्कुल। बात सिर्फ आम इंजीनियरिंग की नहीं थी। इतने बड़े स्केल पर कंक्रीट डालना, उसे सही से सेट होने देना, इतनी ऊंचाई तक बनाना, इसमें बहुत अनुभव चाहिए था। हाँ, समझ गया। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक बन रहा था ये, तो उस समय जो बेस्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, खासकर बड़ी कंक्रीट संरचनाओं को संभालने का, वो लेना जरूरी समझा गया। आप जरा इसके साइज पर आते हैं। लंबाई 518 मीटर और गोबिंद सागर झील में पानी करीब 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर। और बिजली कितनी बनती है? हाँ, आंकड़े तो बड़े हैं। भाखड़ा और नांगल दोनों पावर स्टेशन मिलाकर करीब 1325 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। 1325 मेगावाट काफी है। हाँ, और इसका मैनेजमेंट भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड मतलब बीवीएम भी करता है, जो सिर्फ रखरखाव नहीं देखता, बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच पानी कैसे बटेगा, ये सब मुश्किल मसले भी संभालता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने नांगल का जिक्र किया। लोग अक्सर भाखड़ा नांगल एक साथ बोलते हैं, पर ये अलग है क्या? हाँ, ये जानना जरूरी है। नांगल बांध असल में भाखड़ा से थोड़ा नीचे है, करीब 13 किलोमीटर। ये एक सहायक बांध है, बैराज जैसा। अच्छा। इसका मुख्य काम है भाखड़ा से जो पानी छोड़ा जाता है उसके बहाव को कंट्रोल करना और उसे बड़ी बड़ी नहरों में भेजना, जैसे भाखड़ा नहर है सिंचाई के लिए। ओके। साथ ही ये नांगल हाइडल चैनल को भी पानी देता है, जिससे और बिजली बनती है। तो दोनों मिलकर पूरा सिस्टम बनाते हैं। समझ गया। तो इन सब का आखिर में मकसद क्या था? जाहिर है बिजली और पानी, लेकिन इसका असर कितना बड़ा रहा?